चलो बेटा, हमने अभी तक आपका देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने आपका कंपनी रूल देखा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा। कंपनी रूल के साथ साथ हमने आपका जो क्राउन रूल था वो शुरू किया था, है ना। क्राउन रूल में हम आपका देख चुके थे 1892 वाले एक्ट तक। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। किसी ने नहीं देखी, आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में सर्च करो और आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। अभी तक हमने जो 1892 तक चीज़ें देखी थी, अब यहाँ पे इंडिया में कुछ मेजर चेंजेस होंगे। कुछ मेजर चेंजेस क्या होंगे मेरे बच्चे? यहाँ पे 1905 में, है ना, 1905 में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्टीशन होगा। बंगाल का पार्टीशन क्यों क्यों किया था ब्रिटिशर्स ने? क्योंकि इंडिया में जो पॉलिटिकल सेंटर बनता जा रहा था ना, वो कहाँ बनता जा रहा था? आपका बंगाल में। तो ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। ब्रिटिशर्स सिंपल क्या करते थे? आपका डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आप उस पर रूल करो। तो वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया में जो पॉलिटिकल सेंटर बन रहा है उसे आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, उसे आप तोड़ दो। तो आपने दो बंगाल बना दिए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, है ना। आपने बोला था कि हमने क्यों बनाया? एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। बट रियल रीजन क्या था आपका? कि इंडिया में पॉलिटिकल सेंटर टूट जाए, इंडिया में जो मासेस हैं वो डिवाइड हो जाएं। तो एक बंगाल जो ईस्ट बंगाल वाला साइड है वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी, एक बंगाल जो आपका वेस्ट बंगाल वाला साइड है वहां पे हिंदू मेजोरिटी, है ना। तो आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाना चाह रहे थे। इंडियंस को समझ में आ गया कि यार ये तो लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, इस वजह से ये क्या कर रहे हैं? बंगाल को इस वजह से डिवाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? इंडियंस ने या रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह ने उस डे को, या जब आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसे राखी डे करके सेलिब्रेट किया। उसे आपने क्या बोला? कि राखी डे है, हिंदूज जो है वो मुस्लिम्स को राखी बांधेंगे, मुस्लिम जो है वो हिंदूज को राखी बांधेंगे। जिससे क्या हुआ? आपका पॉलिटिसाइजेशन जो है, या जो आपका अंग्रेजों का जो मेन मोटो है वो पूरा ना हो। पार्टीशन ऑफ बंगाल से जो डिवाइड करना चाह रहे हैं वो डिवीजन आपका ना हो, वो करना चाह रहे थे। वो चीजें आपकी हुई थी, है ना। यहां तक समझ में आया ना? तो ये आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब उनका फेल हो गया तो उन्होंने क्या किया? 1906 में, नेक्स्ट ईयर 1906 में उन्होंने एक पार्टी बना दी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग आपने पार्टी बना दी, एक रिलीजन के नाम पे आपने अलग से पार्टी बना दी। तो जाहिर सी बात है भाई, वो पार्टी जो है वो अपने एक रिलीजन के लिए काम करेगी। तो रिलीजन के लिए काम करेगी तो आप फिर से क्या कर रहे हो? डिवाइड एंड रूल को आप एक्सटेंड कर रहे हो, डिवाइड एंड रूल को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अब मुस्लिम लीग नई पार्टी बनी और इस पार्टी से बोला आप डिमांड करो कि भाई कांग्रेस पुरानी पार्टी है ना, कांग्रेस पहले से compete करती आ रही है और हम एक नई पार्टी हैं, तो हम compete कैसे करें? तो हमें कुछ आपका सपोर्ट किया जाए जिसकी वजह से हम compete कर पाएं। और वो compete करने के लिए, या उस compete करने के नाम पे जो आप रिफॉर्म्स लाए, जो आप चेंजेस लाए, वो रिफॉर्म्स आपको दिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आया? क्यों ये एक्ट आया, कब ये एक्ट आया, इसके पीछे क्या बेस था? चीज़ें समझ में आ रही है ना? आराम से सुनना बेटा, सारी चीज़ें आपको एक बार में समझ में आ जाएंगी। अगर आप वीडियो को एक बार देख लेते हो ना, आपको सारी चीज़ें बेटा याद हो जाएंगी, बहुत ढंग से याद हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है? वीडियो आराम से बैठ के देखना है ना। वीडियो देखते टाइम पे आपको इधर उधर, ऐसा नहीं है कि खाना खाते पे आप वीडियो देख रहे हो, वो चीज़ें मत करना। वो करोगे पहली बार में समझ में नहीं आएगा। रिवीजन आप कैसे भी करो, रिवीजन के टाइम पे आप 2x पे लगा के कैसे भी देखो, खाना खाते हुए देखो, खेलते हुए देखो, हो जाएगा। लेकिन पहली बार चीज़ें ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे एक बार में चीज़ें याद करवा दूंगा बेटा, ठीक है। चलो, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, समझ में आया क्यों आया ये? अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, इस टाइम पे इंडिया में जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। और इस टाइम पे जो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इंडिया में दो पावर थी ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए वाइसरॉय। तो वो दोनों कौन थे आपके? एक थे मॉर्ले और एक थे आपके मिंटो। तो मिंटो आपके गवर्नर जनरल या वाइसरॉय, और मॉर्ले कौन? आपके लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस वजह से इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को किस और नाम से आपका जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा आपका? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। चीजें समझ में आ रही हैं? चलो, अब तक जो आपका इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें आपका स्टार्टिंग में 1853 में मेंबर कितने थे? 12। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1858 में मेंबर कितने हुए आपका? 16। वही मेंबर आपने बढ़ाकर यहां पे कितने कर दिए? 60, है ना। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब मेंबर्स का नंबर बढ़कर कितना हो गया? 60।
समझ में आया कि कहाँ से शुरू हुई? इसे हम क्या बोलते थे? मिनी पार्लियामेंट। हमने बोला था ना 1853 वाले एक्ट में कि मिनी पार्लियामेंट बनेगा, 6 न्यू मेंबर्स ऐड होंगे। फिर हमने बोला था उसका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, बढ़कर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये चीजें समझ में आ रही है ना? अब ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनमें आपकी कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया जाएगा। लगभग 21 सीटें थी जो आपकी रिजर्व कर दी गई मुस्लिम्स के लिए, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आपका सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, है ना? मतलब आपसे पूछा जाए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स कब आया, आंसर क्या होगा? 1909 वाले एक्ट में। पूछा जाए सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। पूछा जाए सेपरेट इलेक्टोरेट जब आया तब इंडिया के वाइसराय कौन थे, आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड मिंटो। चीजें समझ में आ रही है ना? ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? इस तरीके से ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, है ना? थोड़ा सा चीजें समझो। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स क्या था? अभी आप देखते हो कि आपकी एक वोटिंग लिस्ट बनती है, बट यहां पे आपकी वोटिंग लिस्ट दो बनी, है ना? एक वोटिंग लिस्ट बनी आपकी जनरल्स की, एक वोटिंग लिस्ट बनी आपकी जनरल्स की, दूसरी वोटिंग लिस्ट बनी आपकी मुस्लिम्स की। दो वोटिंग लिस्ट हो गई, एक जनरल एक मुस्लिम, है ना? अब यहां पे जो मुस्लिम वाली वोटिंग लिस्ट है, और इसमें से जो आपने 21 सीटों को रिजर्व किया है, वो 21 सीटें आपने रिजर्व करी हैं किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। मतलब उन 21 सीट्स पे आपका कौन इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा? मुस्लिम्स। मतलब जो इस वोटिंग लिस्ट का पार्ट है, इन 21 सीट्स पे कौन आपका वोटिंग करेगा? मुस्लिम्स। मतलब 21 सीट्स पे आपका जो कंटेस्ट करेगा, जो चुनाव लड़ेगा, वो कौन होगा? मुस्लिम्स। जो वोटिंग करेगा वो कौन होगा? आपका मुस्लिम। तो समझ में आया ना आपको ये चीज कि मुस्लिम्स के आपने सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया, और बाकी जो सीटें बची उन पे कौन आपका वोट करेगा? जनरल्स। उस पे कौन आपका इलेक्शन कंटेस्ट करेगा? जनरल्स, मतलब बाकी सब। तो ये था आपका सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, है ना? और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स कौन से वाइसराय के टाइम पे आया? मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि इनके टाइम पे जो इलेक्टोरेट था वो कम्युनिटी के बेसिस पे सेपरेट हो गया। इस वजह से बोला जाता है फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। किसे बोला जाता है? आपका लॉर्ड मिंटो को, है ना? चलो, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। पहले मेंबर थे उसमें 4, बाद में मेंबर रिड्यूस हो गए थे 3, बाद में एक लॉ मेंबर बढ़ गया था 1833 में, तो फिर से मेंबर हो गए थे आपके 4, है ना? यहाँ तक। अब यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो लॉ मेंबर बढ़ा था ना, वहां पे एक इंडियन थे जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एज अ फर्स्ट लॉ मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया, किसमें? आपके वाइसराय की। तो पूछा जाए फर्स्ट इंडियन इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, तो आंसर क्या होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लॉ मेंबर रखा गया। तो उन्हें क्या रखा गया? उन्हें रखा गया वाइसराय की काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर। ये चीज समझ में आ रही है ना? है ना? दो नाम है, दो नाम आपका याद रखना। पहला नाम क्या है आपका? सत्येंद्र नाथ टैगोर। दोनों ही सत्येंद्र हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? फर्स्ट सिविल सर्वेंट। पूछा जाए कि पहले आपके लॉ मेंबर कौन थे, या पहले इंडियन कौन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड हुए वॉइसराय की, तो आंसर क्या होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो दोनों नामों में कंफ्यूज मत होना, टैगोर जी सिविल सर्वेंट, सिन्हा जी आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर। ठीक है, चलो अब आगे क्या होगा आपका? आगे होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इस एक्ट को भी थोड़ा सा समझना, या पहले तो इसका दूसरा नाम देखते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसे हम किस और नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू कौन है आपके? मॉन्टेग्यू हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चेम्सफोर्ड कौन है? चेम्सफोर्ड हैं आपके वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो इस एक्ट का थोड़ा सा हम आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि ये एक्ट कब आया और क्यों आया, या इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे, है ना? थोड़ा सा देखते हैं बेस। अब यहाँ पे क्या होगा, हम देखेंगे 1914 में, 1914 से लेके 1918 तक आपका चलेगा वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला आपका। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलेगा तो इंडियंस जो है ना, इस वर्ल्ड वॉर का बड़ा फायदा उठाएंगे, है ना? ब्रिटिशर्स को बहुत बुरा लगेगा। तो यहाँ पे पहले वर्ल्ड वॉर में 1916 में आपका इंडिया में शुरू होगा होम रूल लीग,
है ना। इंडिया में शुरू क्या होगा आपका, होम रूल लीग, होम रूल लीग शुरू हुआ। होम रूल लीग का बेटा इतना ज्यादा इंपैक्ट था ना, ब्रिटिशर्स होम रूल लीग, आपका पहला इंपैक्ट कब आपने देखा था, तब देखा था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, बहुत ज्यादा इंपैक्ट था। और ऐसे ही होम रूल लीग का भी आपका बहुत मेजर इंपैक्ट था। क्या मेजर इंपैक्ट था कि होम रूल लीग के बाद 1917 में 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे। चैम्सफोर्ड थे ना, 20 अगस्त 1917 में क्या आएगा आपका, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, सॉरी चैम्सफोर्ड डिक्लेरेशन। और चैम्सफोर्ड डिक्लेरेशन क्या बोलेगा, चैम्सफोर्ड डिक्लेरेशन बोलेगा कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे। कब इंडिपेंडेंट करेंगे, जब इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन जाएगी, तब हम इंडिया को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो देखो 1917 में आपने बोला कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे, बट इंडिपेंडेंट किया कब था आपने, 1947 पे, है ना। मतलब ऑलमोस्ट 30 ईयर आपने क्या किया, इंडिपेंडेंस के लिए आपने डिले कर दिए। किस नाम पे आपने कि डिले कर दिया, वो आपने सिर्फ उस नाम पे कि हम इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना देंगे, ठीक है। तो तो इंडिया में बेटा आपने देखा कि ब्रिटिशर्स ने कब बोला कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे, 1917 में, बट किया कब आपका, 1947 में। तो आपने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम पे आपने 30 ईयर्स निकाल दिए, है ना। तो चीजें आप समझ रहे हो कि इसका इम्पैक्ट कब आया, किसकी वजह से आया, होम रूल लीग की वजह से। तो जब आपने होम रूल लीग बनाया या होम रूल लीग की वजह से इम्पैक्ट आया, आपने बोला इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे, बट कब करेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी तब। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम पे आप क्या लाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम क्या बोलेंगे आपका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों आए थे, इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, है ना। तो समझ में आ रहा है कि इंडिया में ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट क्या है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन एक्ट में आपका क्या हुआ। अब यहाँ पे ये आया आपका, यहाँ पे पहली चीज क्या हुई कि यहाँ पे जो पावर थी, है ना, कौन सी पावर, आपका जितनी भी आपके लॉ बनाने की पावर है वो आपने दो लिस्ट में डिवाइड कर दी, है ना। अब तक जो आपके लॉ बना रहे थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रही थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। वही लॉ आपके जो प्रोविंसेस थे, देखा था बंगाल के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लिए, पंजाब के लिए लेजिस्लेटिव पावर वापस करी थी। तो मतलब दोनों ही लॉ बना रहे हैं, आपका सेंटर भी बना रहा है और स्टेट भी लॉ बना रहा है। अब मान लो दोनों के लॉ कंट्राडिक्ट हो गए, है ना, सेम सब्जेक्ट पे दोनों ने लॉ बना दिया, कंट्राडिक्शन हो गया, है ना। तो आपका किसकी चलेगी, है ना, किसका लॉ माना जाएगा, किसका लॉ आपका नहीं माना जाएगा। तो वो डिस्प्यूट ना हो, इस वजह से आपने लेजिस्लेटिव पावर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक सेंट्रल लिस्ट बना दिया, एक आपने क्या बना दिया, प्रोविंशियल लिस्ट। दो तरीके की आपने लिस्ट बना दी, एक लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन सब्जेक्ट पे लॉ कौन बनाएगा, आपका सेंटर बनाएगा, और दूसरी लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उस पे लॉ कौन बनाएगा, आपका प्रोविंसेस बनाएंगे या स्टेट बनाएगा। तो ये दो लिस्टें आपने कर दी, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां पे क्या होगा, प्रोविंसेस में डायरकी आई थी, है ना। आपसे ये कई बार पूछा जाता है कि डायरकी कौन से आपके चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आई थी। आंसर क्या होता है आपका, 1919। बट यहाँ पे याद रखने वाली चीज या फोकस करने वाली चीज क्या है कि डायरकी कहाँ आई, प्रोविंस में। याद रखना, डायरकी डायरकी कहाँ आई आपका, प्रोविंस में। कब आई आपका, 1919 में। समझ में आया यहाँ तक, चलो। अब देखो पूछा जाए भैया डायरकी थी क्या, है ना, हम किस चीज को डायरकी बोल रहे हैं, क्या हुआ आपका डायरकी में, ठीक है। तो डायरकी में क्या होगा, ये जो आपका प्रोविंशियल लिस्ट है ना, प्रोविंशियल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। ये प्रोविंशियल लिस्ट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गई। प्रोविंशियल लिस्ट एक पार्ट हो गया रिजर्व सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें क्या आपने बोल दिया कि वो रिजर्व हैं, है ना, उन पे कोई और लॉ नहीं बनाएगा। कौन लॉ बनाएगा उस पे, गवर्नर ऑफ स्टेट। जिस स्टेट के लिए आपका है उस स्टेट का जो गवर्नर है, केवल वही गवर्नर उन रिजर्व सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनाएगी, सेंटर तो नहीं बना रहा प्रोविंशियल लिस्ट पे, है ना, बट स्टेट का गवर्नर बना रहा है। और दूसरे कौन से होंगे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जिन्हें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कहां से, इस लिस्ट से हम आपका दूसरी लिस्ट में, है ना, ट्रांसफर लिस्ट से हम आपका रिजर्व लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को ला सकते हैं, है ना, ट्रांसफर कर सकते हैं। उन पे लॉ कौन बनाएगा, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस पर्टिकुलर स्टेट की। समझ में आ रहा है ना आपका, क्या आपने प्रोविंशियल लिस्ट को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, इस वजह से डायरकी कहाँ आई आपका, प्रोविंसेस में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे डायरकी से देखो बेटा फायदा या नुकसान क्या था, थोड़ा सा समझना। ये जो डायरकी आई ना, डायरकी से इंडियंस को नुकसान हो जाएगा कि इंडियंस लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं,
लॉ बनाएंगे। बट जब लॉ बनाएंगे ना, तो वो लॉ आपका, अगर वो लॉ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में होगा, ब्रिटिशर्स को वो लॉ पसंद नहीं आया, तो वो ट्रांसफर कर देंगे किसके लिए, रिजर्व लिस्ट में। और रिजर्व लिस्ट में आपके कौन बना रहा था, गवर्नर। गवर्नर किसका एजेंट है, ब्रिटिशर्स का। तो देखो पावर आपको दी है, पावर दी है ना आपको, लेकिन क्या आपको एक्चुअल पावर दी, नहीं दी ना, आपको एक्चुअल पावर नहीं दी। आपको पावर सिर्फ दी गई है दिखाने के लिए, एक्चुअल में आपको पावर नहीं दी गई। चीजें समझ में आ रही है ना, कैसे कैसे आपका ब्रिटिशर्स आपको दिखा रहे हैं कि हम आपको पावर दे रहे हैं, हम आपको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना रहे हैं, लेकिन आपको एक्चुअल पावर नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें डर है भाई, उन्हें डर है कि अगर आपको एक्चुअल पावर दे दी आप खत्म कर दोगे ब्रिटिशर्स को, है ना। चलो, तो डायरकी प्रोविंसेस में कहां पे आई आपका, 1919 में। ठीक है, अब यहां पे अगली चीज, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल में बाय कैमरल लेजिस्लेचर आया। आपसे पूछा जाए सेंट्रल बाय कैमरल कब हुआ, आंसर क्या होगा, 1919। पूछा जाए भाई बाई कैमरल होता क्या है, किस चीज को बोलते हैं भाई बाई कैमरल, मुझे नहीं समझ में आ रहा है बाई कैमरल क्या है। तो बेटा देखो, आपने देखा है ना, अभी आपके दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा। तो जिसे हम लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस। तो ये जो दो हाउस में आपने डिवाइड किया ना, कब किया आपने, 1919 में। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, अब उसके दो पार्ट हो गए, अपर हाउस, लोअर हाउस। फंक्शंस अलग अलग होंगे, लेकिन अपर हाउस लोअर हाउस वो आपका कब हुआ, आंसर क्या होगा आपका, 1919 वाले एक्ट में। पूछा जाए बाई कैमरलिज्म कब हुआ, 1919 वाले एक्ट में। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। चलो, अब अगली चीज क्या है आपका, विमेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में विमेंस को फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट्स कब मिले, आंसर है आपका 1919, है ना। इंडियन विमेंस या विमेंस गॉट वोटिंग राइट, फर्स्ट टाइम विमेंस गॉट वोटिंग राइट कब, 1919 वाले एक्ट में। ठीक है, तो बहुत सारे मेजर चेंजेस हो रहे हैं, याद रखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके इन एक्ट से। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 वाला, 1935 वाला, या उससे पहले 1909 वाला एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपका सेपरेशन, सेपरेशन होगा आपका, ये सॉरी, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट जो अभी तक आपका था मुस्लिम्स के लिए, है ना, एक वोटिंग लिस्ट बन रही थी, उसके बाद वोटिंग लिस्ट दो हो गई, मुस्लिम्स के लिए और आपका किसके लिए, जनरल्स के लिए। अब वोटिंग लिस्ट आपकी सिख के लिए अलग, यूरोपियंस के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, समझ रहे हो, 5 वोटिंग लिस्ट बनेंगी। कुछ एरियाज में आपका केवल सिख जो हैं वो आपके इलेक्शन लड़ेंगे, वही वोट करेंगे, तो उनके लिए अलग से वोटिंग लिस्ट हो गई। कुछ एरियाज में आपके यूरोपियंस ही वोट करेंगे, वही आपका इलेक्शन लड़ेंगे, उनके लिए वोटिंग लिस्ट अलग हो गई। कुछ एरियाज में आपके क्रिश्चियंस ही वोट करेंगे, वही आपका इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, वोटिंग लिस्ट अलग हो गई। मुस्लिम्स के लिए पहले बन चुकी है, और एक कौन सा बचा आपका, जनरल। तो मतलब 5 वोटिंग लिस्ट बनेंगी आपकी, और हर वोटिंग लिस्ट के बेसिस पे आपका जो सीटें होंगी वो रिजर्व हो जाएंगी। देख रहे हो इंडिया को कैसे आपका तोड़ते जा रहे हैं, है ना। इंडिया को कैसे आपका जो पहले रिलीजन के बेसिस पे हिंदू मुस्लिम किया था, अब उस चीज को और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो आपका एक्सटेंड कर दिया गया, सिख के लिए, यूरोपियंस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। कब एक्सटेंड किया गया आपका, 1919 वाले एक्ट में। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अंग्रेजों ने क्या बोला कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हो। हमने आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए एक अलग से पर्सन को बनाया है, एक अलग से पोस्ट बनाई है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। लेकिन अब देखो फिर वही चीज कि आप पावर दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है हमें आके बताओ, लेकिन हमें आके कहां बताओ, लंदन में, हमें आके बताओ लो, लेकिन बताओगे कहां पे, लंदन में जाके। तो ये पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर बनाई गई ना, ये बैठेगा कहां पे, ये बैठेगा आपका लंदन में। तो अब जाहिर सी बात है यार, कितने इंडियंस ऐसे हैं जो अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए स्पेशली जाएंगे आपका इंडिया से लंदन तक, है ना। नहीं है ना भाई, इंडिया में उतना पैसा नहीं छोड़ा था अंग्रेजों ने, उतना फाइनेंस नहीं था। अगर कोई गरीब आदमी है भैया, वो अपनी प्रॉब्लम बता ही नहीं पाएगा, एक आध कोई होंगे जो जाके वहां पे बताएंगे हाई कमिश्नर को। तो ये चीजें आप समझ रहे हो कि आप पावर दे रहे हो, लेकिन पावर देने के साथ साथ आप चीजों को कंट्रोल भी कर रहे हो कि लोग उसकी पावर, उस पावर का यूज ना कर पाए, है ना। तो कितने लोग ऐसे होंगे, अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनी, वो तो अपनी प्रॉब्लम बता ही नहीं पाएगी। कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मान लो कांग्रेस है, पैसा है, लीडर्स हैं, चले जाएंगे वहां पे बता देंगे, लेकिन छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाएंगी, है ना। तो यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर, बस याद रखना, पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर किसके लिए थी, ग्रीवांसेस के लिए, है ना। कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कहाँ पे बताओगे, हाई कमिश्नर को। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बैठेगा कहाँ पे आपका, लंदन में। तो ये आपके मेजर चेंजेस हुए जो आपका 1919 वाले एक्ट में हुए। इसके बाद आएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
इस एक्ट का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए इस एक्ट में हुआ क्या था। ठीक है, चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड में क्या है बेटा, यहाँ पे 1930 में आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी शुरू करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब आप जो है ब्रिटिशर्स के लॉ को डिसओबे करोगे, आप उन्हें ब्रेक करोगे। और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही था दांडी मार्च। दांडी मार्च, दांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था, जिसे हम सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह। समझ में आया ना ये सॉल्ट सत्याग्रह, तो ये आपका सॉल्ट सत्याग्रह बोलते हैं। अब ये जो सीडीएम हुआ, यहां से ब्रिटिशर्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। ब्रिटिशर्स की इंटरनेशनल जो इमेज थी वो बिल्कुल बर्बाद कर दी थी, है ना। इतना ज्यादा इंपैक्टफुल था आपका ये सीडीएम कि ब्रिटिशर्स की इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी इमेज थी वो बिल्कुल बर्बाद कर दी जाएगी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, ब्रिटिशर्स इंडिया को जो है वो आपका परेशान कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उन पे आपकी बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं जिनकी वजह से इंडिया को नुकसान हो रहा है ना। तो जब उनकी सोशल इमेज खराब हुई तो सोशल इमेज को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने शुरू किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने शुरू किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। समझ में आया, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे 1930 में, 1931 में और 1932 में, है ना। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे। पूछा जाए भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे क्या, क्या एक राउंड टेबल के पास में बैठ के आपका मीटिंग करेंगे? नहीं बेटा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था कि इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको इनवाइट किया जाएगा, सबसे बोला जाएगा आप लंदन आओ और वहां पे आके हम डिस्कस करते हैं कि हम आगे इंडिया को कैसे रन करेंगे, आगे इंडिया के लिए जो रूल्स बने वो कैसे बने, है ना। तो अंग्रेज आपको बराबर में बिठा के डिस्कशन कर रहे हैं। अब तक अंग्रेज आपकी बात सुन भी नहीं रहे थे, है ना, ब्रिटिशर्स आपकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि सर आओ डिस्कस करते हैं कि हम आगे कैसे गवर्नमेंट जो है वो रन करेगी, कैसे इंडिया में आगे जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो बनेगी। रीजन क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इतना ज्यादा इंपैक्ट है कि वो आपको अपने बराबर बिठा रहे हैं, आपको समझ रहे हैं कि आप उनके साथ चीजें डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो बेटा कहाँ सुनते थे आपकी वो। ये चीजें समझ में आ रही है ना। तो ये बेस है आपका किसका, 1935 का। तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आउटकम था, किसका आउटकम था, आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का, है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का आउटकम रहेगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलो अब इस एक्ट में हम देखते हैं क्या क्या था। ये जो एक्ट था ना, इस एक्ट के आपके 14 पार्ट थे। इस एक्ट को कई पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को कई पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसके कितने पार्ट थे आपके 14। इसमें शेड्यूल्स, शेड्यूल लिस्ट होती हैं, तो शेड्यूल्स कितने थे आपका 10 शेड्यूल्स थे, है ना। 10 शेड्यूल, 10 लिस्ट थी इसमें, आगे देखेंगे एक्चुअल में शेड्यूल क्या होते हैं। उसके बाद इसमें आर्टिकल्स कितने थे, आर्टिकल्स थे आपके इसमें 321, है ना। 321 आर्टिकल्स थे इसमें, है ना, मतलब 321 रूल्स थे जो इसमें आपके डिफाइन किए गए थे। इतना बल्कि डॉक्यूमेंट था ना, अंग्रेजों ने इंडिया में जितने भी एक्ट लाए थे, ब्रिटिशर्स के इंडिया में जितने भी एक्ट आए थे, उसमें सबसे बड़ा एक्ट जो था वो कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिगेस्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर इंडिया, है ना। बिगेस्ट एक्ट किसका, ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, किसके लिए, इंडिया के लिए। कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। यहां तक समझ में आया ना, आपकी चीजें कैसे चल रही हैं। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। इस एक्ट में क्या होगा आपका, अब तक आपने देखा था 1919 में, आपने देखा था 1919 में आपका 2 लिस्ट बनी थी, यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट बोलूंगा मैं इसे, और प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट 2 लिस्ट बनी थी ना, यहां पे आपने 3 लिस्ट बना दी, है ना। यहां पे आपने 3 लिस्ट बनाई, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट भी रहेगी, प्रोविंशियल लिस्ट भी रहेगी, और एक और लिस्ट बनेगी कंकरेंट लिस्ट। इस चीज को, इन 3 लिस्टों को हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। आपने पावर डिफाइन कर दी कि 59 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसपे सेंटर जो है वो आपका रूल बनाएगा, है ना। आपने बोला 54 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसपे प्रोविंसेस यानी कि स्टेट्स जो है वो रूल बना सकते हैं, और आपने बोला कि 36 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसपे सेंटर भी रूल बना सकता है और स्टेट भी रूल बना सकते हैं, दोनों रूल बना सकते हैं, दोनों में आपका, दोनों को पावर होगी कि वो रूल बना पाएंगे। थोड़ा सा समझना कंकरेंट लिस्ट को, जैसे एजुकेशन है ना बेटा, एजुकेशन, तो आपने देखा होगा कि एजुकेशन के लिए रूल आपका सेंटर भी बनाता है, सेंटर ने अलग से एक बोर्ड बना दिया सीबीएसई, है ना, जो आपका सेंटर की एजुकेशन के अंडर आएगा। आपके स्टेट जो होते हैं वो अलग से रूल बनाते हैं, उनका क्या होता है आपका, जैसे यूपी के लिए यूपी बोर्ड है ना, स्टेट बोर्ड बोलते हैं ना, बंगाल के लिए अलग बोर्ड होगा, मध्य प्रदेश के लिए अलग बोर्ड होगा, है ना, हर स्टेट का अलग बोर्ड होगा, राजस्थान का अपना एक अलग बोर्ड है, तो वो क्या हो गया आपका स्टेट बोर्ड हो गए। तो वही एजुकेशन ही है, एजुकेशन को रीजनल लैंग्वेज में कौन चला रहा है आपका, स्टेट।
एजुकेशन को इंग्लिश में कौन चला रहा है? आपका सीबीएसई। ये डिफरेंस समझ में आया? तो इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट होंगे, वो किस में आएंगे? आपके कंकरेंट लिस्ट में, है ना। तो ये आपका पावर आपने डिफाइन कर दी तीनों के लिए, है ना, सेंटर के लिए, स्टेट के लिए और दोनों के लिए। इसे हम क्या बोलेंगे? सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो 3 लिस्ट आपने बना दी। अगला क्या हुआ यहाँ पे? अगर मान लो कोई सब्जेक्ट आपका इन तीनों में नहीं आता, बहुत से ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो हमें आइडिया ही ना हो, है ना, तो वैसा अगर कोई सब्जेक्ट बचता है तो उस पे लॉ कौन बनाएगा? आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसराय ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल समझना थोड़ा सा ढंग से। मान लो जब आप आज़ाद हुए थे, आपको पता था क्रिप्टो करेंसी आएगी? आपको पता था कोई ऐसी डिजिटल करेंसी आएगी? नहीं पता था ना। आपको पता था तब इंटरनेट वगैरह भी होगा? नहीं होगा, है ना। आपको पता था व्हाट्सएप जैसी चीज़ें आएंगी, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा होगा? नहीं पता। अब आपका मान लो सोशल मीडिया बहुत सारा है, क्रिप्टो करेंसी आ रही है, तो रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो अब अगर पूछा जाए उनके लिए लॉ कौन बना रहा है, उनके लिए रूल्स कौन बना रहा है, तो अभी वो रूल बनाता है आपका पार्लियामेंट। लेकिन 1935 वाले एक्ट में वही जो रेजिडरी चीजें हैं, रेजिडरी सब्जेक्ट है, उन पे रूल बनाने की पावर किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। समझ में आ रहा है ना? अभी पार्लियामेंट 1935 वाले एक्ट में, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, कौन बनाएगा? आपका गवर्नर जनरल। यहां तक चीजें समझ में आई? ठीक है, चलो आगे क्या होगा? आपने बोला हम इंडिया को आजाद कर देंगे, है ना, बट इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था, लगभग 60 टू 65%। 60 टू 65% जो इंडिया था वो किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिश। वो किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। लगभग बचा हुआ जो इंडिया है वो कौन था? आपका प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट। आपने देखा था ना, जयपुर के राजा अलग हुआ करते थे, है ना। आपने देखा था कि जयपुर के अलावा बाकी जगह के राजा अलग। तो आपने देखा था इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था। एक क्या था? आपका ब्रिटिश इंडिया, जो आपका लगभग 60 टू 65% इंडिया हुआ करता था। एक था आपका जो प्रिंसली स्टेट कवर किया करते थे, जैसे आपके मैसूर था, अलग राजा हुआ करते थे। जैसे आपको पता है हैदराबाद, अलग राजा हुआ करते थे। जूनागढ़ अलग था। आपका कश्मीर जो है वो अलग था। तो इस तरीके से इंडिया के कई सारे एरिया ऐसे थे जहां पे प्रिंस हुआ करते थे, जहां पे किंग हुआ करते थे, जो प्रिंसली स्टेट थे। तो आपने बोला कि जब इंडिया को हम आजाद करेंगे तो हम क्या करते हैं? ऑल इंडिया फेडरेशन बना देते हैं। हम क्या करते हैं? ऑल इंडिया फेडरेशन बना देते हैं कि ब्रिटिश इंडिया तो पार्ट होगा किसका? ऑल इंडिया फेडरेशन का। अगर प्रिंसली स्टेट चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आपका किसको? इसे ऑल इंडिया फेडरेशन को। तो मतलब पूरे इंडिया को यूनाइट करने की बात बोल रहे हो कि पूरे इंडिया के लिए आपका ऑल इंडिया फेडरेशन रहेगा, जिसमें आपका ब्रिटिश इंडिया रहेगा। उसके बाद आपके प्रिंसली स्टेट चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा प्रपोज्ड किया था। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स की तो भैया पावर चली जाएगी। प्रिंसली स्टेट की पावर चली जाएगी ना, वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। जब तक कंपल्शन नहीं होगा वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे आपका प्रिंसली स्टेट, है ना। तो ये समझ में आ रहा है, ऑल इंडिया फेडरेशन आपका प्रपोज्ड हुआ था। अगली चीज देखो, यहां पे क्या हुआ? आपका डायरकी। देखो डायरकी मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट जो थे वो रिजर्व और ट्रांसफर में आपके डिवाइड हुआ करते थे। डायरकी प्रोविंसेस के लिए कब आई थी? आपका 1919 में। बट डायरकी सेंटर के लिए, समझना, डायरकी किसके लिए? सेंटर के लिए। कब आई? 1935 में। डिफरेंस याद रखना। अगर डायरकी पे क्वेश्चन आता है कि डायरकी कब शुरू हुई, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? सेंटर के लिए या स्टेट के लिए? पूछा जाए सेंटर, आप आंसर क्या टिक करोगे? 1935 में। पूछा जाए प्रोविंस, तो आंसर क्या टिक करोगे? 1919, है ना। समझ में आया डायरकी? तो डायरकी सेंटर में कब आई आपका? 1935 में। डायरकी प्रोविंसेस में कब आई आपका? 1919 में। प्रोविंसेस में 1935 में, आपका सेंटर में। सेंटर की जो डायरकी थी 1935 में खत्म कर दी। 1935 में आपने क्या बोला? जो सेंटर में डायरकी है खत्म कर देते हैं हम, सेंटर की डायरकी नहीं बची। सेंटर कैसे हो गए आपके? ऑटोनोमस। सॉरी, दोबारा से देखना, गलत बोल दिया मैंने। यहां पे आपसे पूछा जाए डायरकी प्रोविंसेस में जो है वो 1919 में आई थी। 1935 में प्रोविंसेस की डायरकी जो है वो रिमूव कर दी गई। प्रोविंसेस में जो डायरकी है वो आपका खत्म कर दी गई। तो प्रोविंसेस में कोई डायरकी अब नहीं होगी। प्रोविंस कैसे हो गए आपके? ऑटोनोमस। और जो आपका डायरकी है वो कहाँ आ गई? आपका सेंटर में। पता है ना डायरकी क्या थी, है ना। नहीं पता तो बेटा पुराना थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेना, थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाओगे आपको वो मालूम पड़ जाएगा, है ना। दोबारा देख लेंगे उसे, ठीक है। तो डायरकी प्रोविंसेस में खत्म हो गई कब? 1935 में। प्रोविंसेस हो गए आपके ऑटोनोमस, ठीक है। चलो अगली चीज क्या होगी? आपका फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आप क्या कर दोगे? आरबीआई बना दोगे। आरबीआई का एक्ट आएगा, आरबीआई एक्ट आएगा आपका 1934 में। और आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई आपका एस्टेब्लिश होएगा कब? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है।
समझ में आया? आरबीआई बन गया आपका फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। यहाँ पे याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए भाई कौन सी कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई बना था, तो हिल्टन यंग कमीशन होगा, है ना। हिल्टन यंग कमीशन था जिसके रिकमेंडेशन पे आपका आरबीआई बनेगा 1935 में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपने बोला ना ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा। फेडरेशन मतलब जहाँ पे स्टेट्स आके मिलेंगे। फेडरेशन क्या होता है आपका, जहाँ पे कई सारे स्टेट्स आके मिलते हैं, है ना, वो एक यूनियन बनाते हैं, एक आपका यूनिट बनाते हैं, उस यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, फेडरेशन। तो फेडरेशन बनेगा तो 1937 में फेडरल कोड बन जाएगा। 1937 में क्या बन जाएगा, फेडरल कोर्ट बन जाएगा, कि फेडरेशन के लिए एक कोर्ट होगा। मतलब आपके दो, अगर कोई स्टेट में आपस में, मतलब स्टेट्स के अंदर ही कोई डिस्प्यूट है तो कौन देखेगा, आपका स्टेट का हाई कोर्ट। बट दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई है, मान लो आपका पंजाब और आपका बंगाल के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है ना, दोनों स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को कौन देखेगा, आपका फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। फेडरल कोर्ट क्या है, कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट को हैंडल करेगा तो कौन करेगा, आपका फेडरल कोर्ट करेगा, है ना। तो ये आपका फेडरल कोर्ट जो है वो 1937 में बनेगा। कहाँ बनेगा, दिल्ली में बनेगा। यही फेडरल कोर्ट बाद में कन्वर्ट हो जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, चलो आपने देखा था बाय कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में आया था। बाय कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में आया था, कब आया सेंटर में, आपका 1919 में। सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर 1919 में। स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर कब आया, 1935 में, है ना, समझ में आया। सेंटर में कब, 1919। स्टेट में कब, आपका 1935 में। कितने स्टेट, 6 स्टेट। कितने स्टेट्स में आया, 6 स्टेट। इन केस बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाता है तो आपसे पूछ लेगा कौन कौन से स्टेट्स थे, तो आंसर याद रखेंगे, यूपी था। यूपी के अलावा आपका कौन सा था, बिहार था। बिहार के अलावा कौन सा था आपका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा आपका कौन सा था, बंगाल। बंगाल के अलावा और कौन सा था आपका, असम। और कौन सा था, मद्रास। समझ में आया। 6 स्टेट्स में आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर हुआ, मतलब 6 स्टेट्स में आपका अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा। 6 स्टेट के नाम क्या है आपका, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जहां अभी भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। और आपका कौन सा है, बंगाल, मद्रास और आपका असम, है ना, जहां अभी बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं होता। तो इन 6 स्टेट्स में आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर आएगा कब, 1935 वाले एक्ट में, है ना। तो ये आपके मेजर चेंजेस हुए हैं, है ना। ये सारे चेंजेस जो है वो आपका याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका ये सारी चीज़ें जो होंगी, वो सारी चीज़ें आपके किस में होंगी, 1935 वाले एक्ट में। 1935 वाले एक्ट के बाद आपके इलेक्शन भी होंगे 1937 में। तो इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपका इसमें होंगी, है ना। यहाँ तक याद रहेगा ना। तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। बस पूछा जाए, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, आपसे पूछा जाए क्या ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए जो एक्ट लाए थे, लास्ट एक्ट कौन सा था जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए लाया, तो यहां पे आंसर क्या होगा, इंडिया इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, है ना। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वो एक्ट था जो ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए लास्ट लाए थे। इसके बाद कोई एक्ट नहीं आएगा जो ब्रिटिशर्स का आएगा इंडिया के लिए। तो 1935 वाला लास्ट नहीं था, लास्ट कौन सा है आपका, 1947 वाला। इस एक्ट में उन्होंने बोला था कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। इस एक्ट में उन्होंने बोला था कि इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर चाहे तो रह सकता है, इंडिया कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप खत्म करना चाहे तो खत्म कर सकता है। इस एक्ट में उन्होंने बोला था कि इंडिया ब्रिटिशर्स जितने भी एक्ट लाए हैं उनमें से अगर किसी को रिपील करना चाहता है तो इंडिया रिपील भी कर सकता है। तो इंडिया ने सारे ब्रिटिशर्स के एक्ट रिपील कर दिए। उन्होंने बोला हमें तुम्हारे एक्ट चाहिए ही नहीं, हम अपने खुद से एक्ट बना लेंगे, है ना, हम अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट एक्ट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था जिससे आपके ये चीजें बोली गई थी। हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप भी खत्म कर दी थी। बाद में हमें दोबारा लगा कि हमें ज्वाइन करनी चाहिए तो हमने दोबारा से कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन कर ली थी। यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना। तो ये जो पूरा पार्ट था बेटा, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। आपने देखा कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे हमारे जो अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें हैं वो कहां से आई, उनका बेस क्या है, वो कैसे आपका शुरू हुई, जो अभी भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में आपका रूल करते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तो इसका बहुत रोल होगा, है ना। इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी चीज हमने कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली है, कौन सी चीज हमने कहां से इंस्पायर्ड है ना। तो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट करो, कमेंट करो, और आपका जो भी कमेंट होंगे बेटा सारे कमेंट पढ़े जाएंगे, सारे कमेंट्स के आंसर होंगे। तो प्रॉपरली नो डाउट ऐसा रखना कि आपका कोई भी चीज़ें होंगी वो रिजॉल्व करी जाएंगी।
बट आप वीडियो को देखो और बार बार देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, और उसके बाद जो वीडियो है उसे लाइक करो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, नहीं पसंद आ रहा है तो भाई जो प्रॉब्लम है वो बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और आपका चैनल को शेयर ज़रूर करना। आप शेयर करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने फ्रेंड्स को बताओ, शेयर करो। ठीक है, यहीं तक रखते हैं।